Welcome to the third lecture of subject estimating and costing of final year mechanical engineering. Uh, the second chapter is the costing. So let us start with the meaning of cost. The cost means the actual amount of expenditure incurred on or attributable to a given thing. हमने कोई प्रोडक्ट बनाया है तो उसके ऊपर कितना खर्चा हुआ है, कितना एक्सपेंडिचर हुआ है, या उसके ऊपर अकाउंट कितना कर सकते हैं, दैट इज इट्स कॉस्ट. Now, the costing we have already studied in first lecture. A system of accounts का एक system in which records every expenditure systematically and accurately in order to determine the cost of product. Systematically record करते हैं, accurately करते हैं, कोई उसमें कमी नहीं छोड़ते हैं, कहीं पे भी कोई खर्चा हुआ सभी को account करते हुए cost निकालते हैं product की. This can be done after knowing various expenses incurred on the product, after knowing various expenses incurred on the product in various departments. सभी department से लिया जाता है कि इस product के ऊपर क्या क्या खर्चा हुआ है, किसी तरह का भी direct और indirect, वो सभी लेके उसको costing करते हैं. The purpose of costing, internal reporting, external reporting, आज हम इसको study भी करेंगे. So let us start with the cost accounting. अभी हमने कॉस्टिंग पढ़ा है, तो कॉस्ट अकाउंटिंग आज की टर्म में थोड़ा सा इसको मॉडिफाई कर दिया गया, कॉस्टिंग को कॉस्ट अकाउंटिंग बना दिया गया. कॉस्ट अकाउंटिंग इज आल्सो कंसर्न्ड विद रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग कॉस्ट. अब कॉस्टिंग में तो हम सिर्फ टोटल करते जा रहे थे, लेकिन यहाँ क्लासिफाई और समराइज भी कर रहे हैं कॉस्ट को. वाई? फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ और सर्विसेज, for planning, controlling and reducing such cost and furnishing of information to management for decision making. अब हम कॉस्ट को अकाउंट करने के लिए कि कॉस्ट कहाँ कहाँ गड़बड़ हो रही है, उसके लिए एक मीनिंगफुल तरीके से उसको कॉस्टिंग करेंगे, तो उसको हम कॉस्ट अकाउंटिंग कहते हैं. कॉस्ट की कुछ टर्मिनोलॉजी है, मैं इनको रीड करता हूँ और आपको समझाता हूँ. कॉस्ट मैंने कह दिया मीन्स द अमाउंट ऑफ expenditure incurred on a particular thing. Costing means the process of ascertaining of cost. Cost accounting, दोबारा से मैं बताता हूँ कि क्या फर्क है. कॉस्ट अकाउंटिंग इज द एप्लीकेशन ऑफ कॉस्ट कंट्रोल मेथड्स and the ascertainment of the profitability of activities carried out or planned. कि कौन सी एक्टिविटीज जो हैं वो प्रॉफिटेबल होंगी या प्लानिंग की जा सकती है ताकि कंट्रोल किया जाए. तो ये कॉस्ट अकाउंटिंग में थोड़ा डिफरेंट होता है कॉस्टिंग से. कॉस्ट कंट्रोल मींस द कंट्रोल ऑफ कॉस्ट बाय मैनेजमेंट. कुछ स्टेजेस हैं, हम इसमें क्या करेंगे, दो तरीके से कॉस्टिंग कर सकते हैं, जॉब कॉस्टिंग या बैच कॉस्टिंग. जॉब कॉस्टिंग में क्या करते हैं, इट हेल्प्स इन फाइंडिंग आउट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एवरी ऑर्डर. एक जॉब का उसका कॉस्ट निकालते हैं और उसका ही प्रॉफिट और लॉस मेड आउट ऑन इट्स एग्जीक्यूशन बताते हैं. द मैनेजमेंट कैन जज द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ ईच जॉब. हर एक जॉब की अलग अलग निकालते हैं और उसका फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड कर सकते हैं. बैच कॉस्टिंग में क्या होता है कि इट इज डन इन बैच एंड ईच बैच कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ यूनिट. 100 यूनिट बनाए गए और उनकी ऑप्टिमम क्वांटिटी बाद में निकाली जाती है, सो दैट इकोनॉमिकल बैच कितना है या क्या है वो यहाँ पे निकाला जाता है. सो व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉस्टिंग, क्यों किया जाता है, तो इसके कुछ पॉइंट्स हैं. ये यहाँ पे मैंने 8 लिखे हैं, आप इनको 18 भी बना सकते हैं, 18 भी, 80 भी बना सकते हैं. मैं कैटेगराइज किए हैं. असर्टेनमेंट ऑफ कॉस्ट इन ऑल सर्कमस्टेंसेस. मैनेजमेंट इससे कॉस्टिंग से डिसाइड करता है कि किस सर्कमस्टांस में कितनी कॉस्ट, एक नॉर्मल स्टैंडर्ड तरीके से काम किया जाए तो कितनी कॉस्ट निकलेगी. अभी जैसे हमारा थोड़ा क्रूशियल टाइम चल रहा है, जब लेबर नहीं मिल रही है, तो कितनी मार्जिनल टाइप की कॉस्ट कितनी बन सकती है, लाइक दैट वो हर एक की कॉस्टिंग बना सकते हैं. कुछ टाइम ऐसा होगा जब मार्जिनल होगा, कुछ स्टैंडर्ड टाइम में होगा. डिटर्मिनिंग सेलिंग प्राइस. अब सेलिंग प्राइस कैसे बनाएगी, अब हम प्राइस के अगर देखें तो दो हिस्से बनाए जा सकते हैं, फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट. फिक्स्ड मीन जैसे मशीन लिया गया या कोई उसका एक स्टैंडर्ड जिग्स एंड फिक्सचर बनाए गए तो वो फिक्स्ड कॉस्ट है. एक पीस है तो उसके लिए भी जिग्स एंड फिक्सचर की कॉस्ट 2000 रुपये होगी.
2 पीस हैं तो उसके लिए भी 2000 होगी। वेरिएबल कॉस्ट, मटेरियल कॉस्ट, जैसे कि 10 पीस हैं तो उनके लिए मटेरियल कॉस्ट 2000 होगी, 1 पीस होगा तो 200 रुपए होगी। तो इस तरह से वो दोनों को कंबाइन करके वो देखते हैं कि सेलिंग प्राइस कितने पीसेस का बनाया जाए कि सेलिंग प्राइस हमारा मिनिमम बनेगा। देन एस्टिमेशन ऑफ कॉस्ट, आगे की कॉस्ट, फ्यूचर में कोई और हमने करने हैं इसी तरह के काम, तो उसके कॉस्ट कहाँ पे हम किस जगह कॉस्ट कटिंग कर सकते हैं और उसको ये आइडिया लगा सकते हैं कि यहाँ पे तो हमसे गलती होगी लेकिन आगे के लिए ये इस तरह से कॉस्ट बनाए जा सकते हैं। देन कॉस्ट कंट्रोल, कॉस्ट कंट्रोल जैसे मैंने बताया इट इज इन्वेस्टिगेटिव कि कहाँ पे हमने एस्टीमेट बनाया था लेकिन वहां पे कॉस्टिंग तो कुछ अलग लगा रही है। कॉस्ट रिडक्शन भी की जा सकती है अगर हम अभी प्रोडक्ट हमारा चल रहा है, बैचेस में चल रहा है तो उसकी कॉस्ट रिडक्शन भी की जा सकती है। देन सिक्स्थ इज फैसिलिटेटिंग प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल एंड अदर स्टेटमेंट, ये हमारी लीगल फाउंडेशन है कि हमें टैक्सेस देने हैं या अगर हमारी कंपनी ऐसी है जहाँ पे शेयर मार्केट में हमारा पैसा है तो शेयर्स को, शेयर होल्डर्स को भी उसका हमें रिटर्न देना है, प्रॉफिट देना है। देन प्रोवाइडिंग बेसिस फॉर ऑपरेटिंग पॉलिसी, पॉलिसीज हमें बनानी है कि हमें कॉस्टिंग तो की गई, अब मेक और बाय है डिसीजन करना है कि भाई ये पार्ट जो है वो बनाना है या फिर हमें उसको बाय बाहर से कर लें तो हमें ज्यादा सस्ता पड़ेगा। देन फॉर कम्पिटिटिव मार्केट, मार्केट के लिए भी ये कॉस्टिंग बहुत जरूरी है क्योंकि कम्पिटिटिव है, साथ वाला एक और कंपनी इसी को कम कॉस्ट में बना रहा है, तो हमें पता होना चाहिए कि इस चीज को कट करेंगे तो हमारी कॉस्टिंग और कम आ सकती है। इन शॉर्ट जो कॉस्ट अकाउंटिंग है, अब हम आगे के लिए कॉस्टिंग नहीं कॉस्ट अकाउंटिंग ही कहेंगे, नाम उसको कॉस्टिंग कहेंगे बट कॉस्ट अकाउंटिंग ही कहेंगे। कॉस्ट अकाउंटिंग हेल्प्स इन प्लानिंग, कंट्रोलिंग एंड डिसीजन मेकिंग, इसके लिए भी हेल्प करता है। नाउ the next is elements of cost. In order to interpret the term cost correctly and to ascertain the cost with respect to cost centers, the cost attached with the manufacturing process may be subdivided. जितनी कॉस्ट आती हैं एक प्रोडक्ट के साथ उनको हम सब डिवाइड कर देते हैं जिनको कि एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट कहा जाता है। एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट यहाँ पे देखिए अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग फैक्ट्रीज उसको यूज करती हैं। अब यहाँ पे देखिए एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट में प्राइम कॉस्ट है, प्राइम कॉस्ट और ओवरहेड्स दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। प्राइम कॉस्ट में आता है डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ओवरहेड में इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस देखिए क्या क्या हो सकते हैं, फैक्ट्री ओवरहेड्स, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, इसको हम अलग से एक पूरे लेक्चर में स्टडी करेंगे। नाउ तीन तरह के मेजर एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट बनते हैं, मटेरियल, लेबर या कोई और एक्सपेंसेस। एक एक करके इनको हम देखेंगे भी। अब ये एक और तरीका आ गया, एक तरीका तो पिछला वाला हमने देखा था कि प्राइम कॉस्ट और ओवरहेड्स में, अब हम इनको मटेरियल, लेबर और एक्सपेंसेस में डिवाइड कर देते हैं। मटेरियल भी दो तरह का है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, लेबर डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एक्सपेंसेस डायरेक्ट इनडायरेक्ट, राइट। अब प्राइम कॉस्ट और कन्वर्शन कॉस्ट, ये एक और आइटम आ जाती है। प्राइम कॉस्ट क्या है, डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर को मिला के जो कॉस्ट बनती है दैट इज नोन एज प्राइम कॉस्ट। और कन्वर्शन कॉस्ट, मटेरियल को हमने यूज किया, मटेरियल को कन्वर्ट करने में कितनी कॉस्ट लगी दैट इज कन्वर्शन कॉस्ट। तो लेबर भी यूज होगी उसमें और फैक्ट्री के ओवरहेड्स भी लगेंगे। अब कॉस्ट क्लासिफिकेशन एक और तरीका मैंने बना दिया, डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट। एक तरीका तो ये था कि हम तीन उसके हिस्सों में डिवाइड करें, मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट और एक्सपेंसेस में। अब मैंने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दो हिस्सों में उनको डिवाइड कर दिया। इनडायरेक्ट कॉस्ट को ओवरहेड्स भी कहते हैं। नाउ डायरेक्ट कॉस्ट क्या है, द कॉस्ट दैट कैन बी आइडेंटिफाइड स्पेसिफिकली विद और ट्रेस टू ए गिवन कॉस्ट ऑब्जेक्ट। जिस ऑब्जेक्ट की हमने कॉस्टिंग करनी है उसके साथ उसकी आइडेंटिफिकेशन डायरेक्टली हो जाती है। ये तीन तरह की होती है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अभी एग्जांपल देंगे तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो फर्स्ट लेते हैं डायरेक्ट मटेरियल, द कॉस्ट ऑफ मटेरियल which is used and entering into or becoming the part of a product or service, जो कि उस प्रोडक्ट का हिस्सा डायरेक्टली बनता है दैट इज नोन एज डायरेक्ट मटेरियल, जो कि उस
मटेरियल का जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट है उसका डायरेक्ट पार्ट बनता है। फॉर एग्जांपल फर्नीचर में लकड़ी जो है, टिम्बर जो है, दैट इज डायरेक्ट मटेरियल, या गारमेंट्स में फैब्रिक जो है दैट इज डायरेक्ट मटेरियल। देन डायरेक्ट लेबर, द कॉस्ट ऑफ रिम्यूनरेशन फॉर वर्किंग टाइम, जो वर्कर्स कुछ इस तरह के कर रहे हैं जो कि वहीं पे डायरेक्ट मटेरियल के ऊपर काम कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिखाया जाए वेज इज पेड टू ऑटोमोबाइल असेंबली वर्कर्स, उसके ऊपर मशीनिंग कर रहे हैं या असेंबली वर्कर्स भी हैं, दे आर डायरेक्ट लेबर। दोज लेबर कॉस्ट दैट कैन बी इजिली ट्रेस टू इंडिविजुअल यूनिट ऑफ प्रोडक्शन। दैट मीन्स एक प्रोडक्ट पे हम कह रहे हैं कि 2 वर्कर लगे हुए हैं, उसकी मशीनिंग के लिए 4 वर्कर लग रहे हैं, उनकी वेजेस हम कैलकुलेट कर सकते हैं, एंड द कॉस्ट ऑफ रिम्यूनरेशन फॉर वर्किंग टाइम, उनका वर्किंग टाइम हम कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट इज नोन एज डायरेक्ट लेबर। नाउ डायरेक्ट एक्सपेंसेस, कुछ ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जो इन दोनों कैटेगरी में नहीं आ सकते। अदर कॉस्ट विच आर इनकर्ड फॉर ए स्पेसिफिक प्रोडक्ट और सर्विस, किसी प्रोडक्ट के ऊपर डायरेक्टली लगाया जा सकता है। फॉर एग्जांपल रॉयल्टी, अब आप कहेंगे रॉयल्टी क्या होती है। फॉर एग्जांपल कि मैंने एक कार कोई मैन्युफैक्चर की और उसकी किसी कंपनी से कोलैबोरेटेड है, जैसे मारुति का पहले सुजुकी के साथ था, तो उनकी एक कार अगर बनती थी तो उसकी रॉयल्टी कुछ ना कुछ सुजुकी को पे की जाती थी। हीरो होंडा था तो हीरो होंडा भी जो था वो होंडा के साथ था, उसका कहीं ना कहीं उसके साथ कोलैबोरेशन था, तो उसको रॉयल्टी पर पीस दी जाती थी। तो इनडायरेक्ट कॉस्ट जितने भी हैं दे आर नोन एज ओवरहेड्स, द कॉस्ट दैट कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड स्पेसिफिकली विद और ट्रेस टू ए गिवन कॉस्ट ऑब्जेक्ट, दे आर आइडेंटिफाइड विद कॉस्ट सेंटर एज ओवरहेड। हर कॉस्ट सेंटर में जैसे मटेरियल, लेबर और एक्सपेंसेस में इनडायरेक्ट कहा जाता है। तो इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। नाउ अलग अलग करके हम स्टडी करते हैं। इनडायरेक्ट मटेरियल्स such as cotton, grease, cutting fluid, ये क्या चीज है? They are parts, they are the materials which assist to the production of final product. तो फाइनल प्रोडक्ट के हेल्प करने के लिए होते हैं, बट दीज डू नॉट बिकम ए पार्ट ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट। अब ये भी 3 लेवल पे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। फैक्ट्री लेवल पे जैसे कि लुब्रिकेंट हैं, ऑयल हैं, कंज्यूमेबल। अब ये देखिए अगर एक कार में कितना लुब्रिकेंट लगा, कितना कंज्यूमेबल लगा, कितनी कॉटन लगी या झाड़ू कितना लगा, ये हम नहीं कैलकुलेट कर सकते। ऑफिस लेवल में प्रिंटिंग, स्टेशनरी, ब्रूम्स, डस्टर, ये हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, एक कार के ऊपर नहीं कर सकते। लेकिन मटेरियल हम फिक्स कर सकते हैं कि एक कार में इतना मटेरियल लगा। At selling and distribution level, packing material, printing and stationery, these are the indirect materials. Similarly, indirect labor, it is one which cannot be conveniently identified or attributed wholly to a particular job, product or process. एक प्रोडक्ट के ऊपर इसको फिक्स नहीं किया जा सकता कि भाई ये इतने जो है इतना खर्चा उसके ऊपर आया। फॉर एग्जांपल सैलरीज ऑफ फैक्ट्री सुपरविजन, एक सुपरवाइजर लगा हुआ है, 100 कारों के ऊपर लगा है, हो सकता है वो 100 के बजाय 110 पे भी लगा हो। ऑफिस स्टाफ कितना काम कर रहा है, कितनी कारों के ऊपर कर रहा है, नहीं पता चलता। तो दे डू नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन ऑफ फाइनल प्रोडक्ट। एट फैक्ट्री लेवल, द फोरमैन सैलरी, वर्क्स मैनेजर सैलरी, gatekeeper salary, they are factory level. At office level, accountant salary, GM salary, manager salary. At selling and distribution level, salesman salary, logistic manager salary are indirect labor. Now the other expenses. The other expenses are other than material and labor. The direct expenses are those expenses which can be directly allocated to a particular job. जैसे कि एक्साइज ड्यूटी, रॉयल्टी, स्पेशल हायर चार्जेस, ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। लेकिन इनडायरेक्ट विच कैन नॉट बी डायरेक्टली एलोकेटेड टू ए पर्टिकुलर जॉब, प्रोसेस और प्रोडक्ट, तो ये कुछ अदर एक्सपेंसेस बनते हैं। तो हम इनको अदर एक्सपेंसेस को देख भी सकते हैं कौन कौन से हैं। जैसे कि फैक्ट्री लेवल पे फैक्ट्री रेंट, फैक्ट्री इंश्योरेंस, लाइटिंग। ऑफिस लेवल पे ऑफिस रेंट, ऑफिस इंश्योरेंस, ऑफिस लाइटिंग। सेल्स में एडवर्टाइजमेंट, शोरूम एक्सपेंसेस, रेंट, इंश्योरेंस, ये सारे आते हैं। तो फाइनली हम क्या करते हैं कि एक बेसिक कॉस्ट शीट बनाते हैं। जब भी हम कोई प्रोडक्ट निकालते हैं तो उसमें डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट एक्सपेंसेस को ऐड करते हैं, वो बनता है प्राइम कॉस्ट।
उसमें फैक्ट्री ओवरहेड्स ऐड करते हैं तो फैक्ट्री कॉस्ट बनती है, ऑफिस ओवरहेड्स ऐड करते हैं तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, फिर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड मिलाते हैं तो कॉस्ट ऑफ सेल, और उसमें प्रॉफिट बना के फाइनल सेलिंग प्राइस निकलती है। तो अभी मैं इसको समराइज करता हूँ। प्राइम कॉस्ट बनती है डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस को मिला के। फैक्ट्री कॉस्ट बनती है डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट, ये प्राइम कॉस्ट होगी, प्लस इसमें प्रोडक्शन ओवरहेड्स जब ऐड हो जाते हैं तो वो फैक्ट्री ऑन कॉस्ट बन जाती है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बनती है, प्राइम कॉस्ट में प्रोडक्शन ओवरहेड्स ऐड करते हैं और उसमें ऑफिस एडमिन ओवरहेड्स ऐड करते हैं तो हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बन जाती है। एंड फाइनली कॉस्ट ऑफ सेल्स क्या बनती है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। तो ये हमारी इस तरह के फार्मूले बनते हैं जो कि आगे हम न्यूमेरिकल्स में भी करेंगे। प्राइम कॉस्ट है हमारी, प्रोडक्शन कॉस्ट में, प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड्स, या फिर डायरेक्ट मटेरियल में कन्वर्शन कॉस्ट करते हैं। टोटल कॉस्ट जो बनती है प्राइम कॉस्ट प्लस ओवरहेड्स या फिर प्रोडक्शन कॉस्ट प्लस पीरियड कॉस्ट। अब इसको हम लैडर ऑफ कॉस्ट में भी थोड़ा समराइज करके याद कर सकते हैं। अब देखिए ये डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लैडर, ये थोड़ा सीढ़ी की तरह देखिए, इसलिए इसको लैडर ऑफ कॉस्ट कहते हैं। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये प्राइम कॉस्ट बनती हैं। इसमें फैक्ट्री एक्सपेंसेस ऐड हो जाते हैं तो फैक्ट्री कॉस्ट बन जाती है। उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस ऐड करते हैं तो प्रोडक्शन कॉस्ट, उसमें सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन ऐड करते हैं तो टोटल कॉस्ट, और उसमें प्रॉफिट ऐड करते हैं तो सेलिंग प्राइस। इसमें हम डिस्काउंट भी आगे ऐड किया जा सकता है। दैट इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।